गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार सभी का स्वागत है। कल हमने दबाव समूहों के विषय में पढ़ा था कि दबाव समूह क्या होते हैं, उनके क्या उद्देश्य होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, और साथ ही दबाव समूह के अन्य क्या क्या नाम हैं इसके बारे में हमने कल जाना था। आज हम बात करेंगे भारतीय दबाव समूहों की विशेषताएं, अर्थात भारतीय जो दबाव समूह हमने कहा है उसकी क्या विशेषताएं रही हैं। हमने इसमें सबसे पहले जो हमें देखा कि पॉलिटिक्स ऑफ स्केरसिटी, ये जो है प्रोफेसर बायरन वीनर की जो रचना है, जिसमें भारत में दबाव राजनीति का विश्लेषण करने वाली प्रथम वैज्ञानिक रचना है। और वीनर के बाद में स्टैनली कोचनिक का जो ग्रंथ है वो है बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारतीय राजनीति में व्यापारियों के दबाव समूहों की भूमिका का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत करता है। अर्थात ये वाला जो बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया जो ग्रंथ है, इसके अंतर्गत जो दबाव समूह है, दबाव समूह की क्या भूमिका रही है व्यापारियों के पक्ष में, और जो भारतीय राजनीति में जो व्यापारियों की स्थिति परिस्थिति, इस प्रकार का जो सूक्ष्म अध्ययन रहता है, तो दबाव समूह की इसमें क्या भूमिका है, इस वाली ग्रंथ या बुक में इसका पूरा विवेचन मिलता है। तो जो दोनों ने मिलकर प्रोफेसर बायरन वीनर ने जो पॉलिटिक्स ऑफ स्केरसिटी लिखा है, और जो दूसरा कोचनिक ने बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लिखा है, इन दोनों बुक्स के निष्कर्षों के अनुसार भारतीय दबाव समूह जो है भारत में और हित समूह है, उसकी क्या विशेषताएं रही हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला बिंदु आता है कि भारतीय राजनीति में जो परंपरावादी दबाव समूह हैं, जैसे मान लीजिए जाति से संबंधित, समुदाय से संबंधित, या धर्म और प्रादेशिक गुट के संबंध में, ऐसे जो निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं, ऐसे अधिकांश राजनीतिक दल जाति और समुदाय के आधार पर ही अनुयायियों को संगठित करते हैं। और ये जो जातीय समुदाय है, आज भी भारत में बेताज के सरताज कहा जाता है। मतलब ये काफ़ी पुराने दबाव समूह हैं जो कि इस पर भारत में काम करते हैं। दूसरा, अधिकांश जो सामुदायिक दबाव समूह हैं वो राजनीतिक दलों का नियंत्रण है। मतलब इन पर जो है नियंत्रण कौन करता है, वो राजनीतिक दल करते हैं। और उनका जो नेतृत्व है वो कौन करता है, राजनीतिक दलों के नेताओं के हाथ में होता है। और ये कार्य, मतलब ये विशेषकर जो सामुदायिक दबाव समूह है, ये राजनीतिक दलों से संबंधित रहता है। इसे दल के पीछे दलीय सत्ता ऐसा नाम दिया गया है। किंतु एक इसके साथ में सत्यता यह भी है कि यह जो है प्रमुख व्यापार उद्योग हित समूह दलीय नियंत्रण में भी आता है। फिर अगला बिंदु आता है कि राजनीतिक अपने हितों की पूर्ति के लिए कुछ राजनीतिक दलों के अर्ध सैनिक वाले स्वरूप वाले गुप्त संगठनों का भी निर्माण किया गया है। स्वाधीनता के बाद की हम बात करें तो सार्वजनिक नीति के निर्माण में दबाव समूहों की भी जो सीमित भूमिका है वो भी देखने को हमें मिलती है। केंद्र सरकार की नीतियों पर भारत संघ के राज्यों पर भी प्रभाव पड़ता है, उससे भी राज्य संगठित दबाव डालने का प्रयास करने लगे हैं, ऐसा देखने को मिला है। फिर जैसे जब राज्यों में कांग्रेस सरकारें कार्यरत थी, मतलब इसमें उदाहरण बताया गया है कि जब राज्य में गैर सरकार यानी कांग्रेस की सरकार के बगैर की जब कार्यरत थी, तो उन्हें अपनी मांगों के समर्थन में केंद्रीय सरकार के विरोध में
दबाव गुटों को प्रेरित किया और ऐसी मांगें क्या थीं कि अधिक विश्वविद्यालय, इस्पात कारखाने की स्थापना, तेल शोध कारखाने की स्थापना हो, सार्वजनिक उद्यम की स्थापना हो। ऐसे आदि जब कभी राज्यों में आंदोलन हुए तो गैर कांग्रेस सरकारी आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति का रवैया अपनाया गया। फिर राजनीतिक दलों में जो संस्थागत दबाव समूह होते हैं वो दलीय व्यवस्था को भी डावाडोल करने की चेष्टा करते हैं, और जो सत्ताधारी और विपक्षी दल, मतलब सत्ता में जो एक सत्ता पर बैठा हुआ दल होता है और एक उसका विपक्ष, विरोधी पक्ष जो रहता है, उस दलों में कार्यरत जितने गुट होते हैं वो बहुत सरकार की कार्यप्रणाली को बार बार चुनौती देने का ही कार्य उनका होता है। विदेशी सहायता और विदेशी तकनीकियों पर भी निर्भर होने के कारण विदेशी लॉबी भी इस नीतियों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालते हैं। समुदायात्मक या प्रदर्शनकारी जो दबाव समूह है उसका जो हिंसात्मक या जन आंदोलन करना, हड़ताल करना, अनशन करना, सत्याग्रह, ऐसे साधनों का प्रयोग भी करते हैं और इससे वो हिचकिचाते नहीं हैं। और भारत में जब दबाव समूह की मुख्यता जो है प्रशासकों को प्रभावित करने में लगे रहते हैं, न कि नीति निर्माण की, ये इनकी विशेष बात है। और अंतिम जो बिंदु आता है कि जो भारत में दबाव समूह की जो कार्य पद्धति की आम धारणा के प्रतिकूल है। ऐसा अच्छा नहीं माना जाता कि हित समूह नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करे, मतलब उनको प्रतिकूल ही माना जाता है। एक बार सरकार दबाव गुटों के आगे झुक जाती है तो फिर कोई भी निर्णय सार्वजनिक हित में नहीं लिया जा सकता, ऐसा माना जाता है। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं अंत में कि भारत में जो सामुदायिक असामुदायिक दबाव गुट होता है वह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और उसमें भी जाति का जो सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। संस्थात्मक दबाव समूहों ने राजनीति को तो प्रभावित किया ही किया है, लेकिन समुदायात्मक दबाव समूहों में केवल फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इनका ही आधुनिक दबाव समूह माना जा सकता है। तो इस प्रकार भारतीय दबाव समूहों की कुछ विशेषताएं यहाँ पर हमने बताई हैं। अगली कक्षा में दबाव समूहों के क्या प्रकार हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।